हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट एसीएस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्लास 12 के केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। आज है उसका लेक्चर नंबर 38। आज हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन at constant temperature। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हम एब्जॉर्प्शन पर प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। आज फ्रेंडलिक जो है, फ्रेंडलिक नाम का साइंटिस्ट जो है, उसने ये काम किया था। फ्रेंडलिक आइसोथर्म इसको बोला जाता है। ये जो फ्रेंडलिक आइसोथर्म है, आइसोथर्म में क्या होता है? आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब तो होता है कांस्टेंट क्या टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, एक फिक्स टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि कोई सॉलिड लिया है, इस सॉलिड को मैं कह रहा हूं एड्सॉर्बेंट कह रहा हूं। ये जो एड्सॉर्बेंट है, इस पर बाहर से कोई एड्सॉर्बेंट पार्टिकल आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इन पार्टिकल्स को हम कह रहे हैं एड्सॉर्बेंट कह रहे हैं। ओके, एड्सॉर्बेंट का जितना मास लिया जा रहा है, इस एड्सॉर्बेंट का जितना मास ले रहे हैं, वो मास को हम कह रहे हैं स्मॉल m। और ये मास किसमें लिया जा रहा है? ये मास लिया जा रहा है kg में लिया जा रहा है। एड्सॉर्बेंट का जितना फ्रैक्शन, एड्सॉर्बेंट का जितना फ्रैक्शन इसकी सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होता है, इसको हम कह रहे हैं x, कैपिटल X है, ये स्मॉल x। The total number of adsorbate particle, or you can say the fraction of adsorbate particle which accumulate on the surface of adsorbent at the unit mass surface। यानी हमने एड्सॉर्बेंट की सरफेस को 1 किलो ले लिया। ये एड्सॉर्बेंट लिया है, इसका मास हमें यूनिटी लेना है। यूनिटी का मतलब 1 किलो मास लेकर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। टेम्परेचर पूरे एक्सपेरिमेंट पे क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया हमने। तो यहां पर x अपॉन m जो है, इसको हमने कहा x अपॉन m। x अपॉन m को हमने कहा फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन का। इस फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन में आपको x का और m का मीनिंग समझ में आना चाहिए। x तो उन पार्टिकल्स का फ्रैक्शन है जो एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल हैं, जो किसी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर जाकर क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उसका फ्रैक्शन है। तो फ्रेंडलिक नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा? फ्रेंडलिक ने ऐसा कहा कि x अपॉन m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p टू द पावर 1/m। उसकी इस इक्वेशन में ये n जो था ये कांस्टेंट था, p जो था वो प्रेशर था। इसका मतलब इसने ये कहा कि इस सिस्टम का यदि प्रेशर बढ़ा दिया जाए, इस सिस्टम का यदि प्रेशर, बाहर से मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, तो अब ज्यादा पार्टिकल इसकी सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे। Now more number of particle will start to accumulate on the surface of this adsorbent। ये उसका कहना था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो इस सिस्टम का प्रेशर बढ़ाने पर अब एड्सॉर्बेंट के ज्यादा पार्टिकल्स एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। ये कहना था किसका? फ्रेंडलिक का ऐसा कहना था। इसके बाद फ्रेंडलिक जो थे, उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया और इस इक्वेशन को सोल्व किया उन्होंने, तो उनको मिला कि x अपॉन m जो है दैट इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 अपॉन m। इसमें k और m जो थे, ये दोनों के दोनों क्या थे? ये कांस्टेंट टर्म्स थे, ये अपनी समझ से बाहर है, ये कांस्टेंट थे, ये फ्रेंडलिक ने कांस्टेंट लिए। इस इक्वेशन में p क्या है? इस इक्वेशन में p प्रेशर ऑफ सिस्टम है सर। इस सिस्टम का जो प्रेशर है उसको उसने क्या बोला? p बोला। इस इक्वेशन में x अपॉन m क्या है? x अपॉन m है फ्रैक्शन ऑफ क्या है? एड्सॉर्प्शन है।
एडजॉर्प्शन का क्या है भाई, फ्रैक्शन। यहां से इसने ग्राफ प्लॉट करके देखे किसके बीच में, x अपॉन m और प्रेशर के बीच में। टेम्परेचर को कैसा कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है। ये मान लो ग्राफ 200 केल्विन पर आ रहा है, ये 300 केल्विन पर आ रहा है, ये 400 केल्विन पर आ रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ कुछ इस तरह के होता है। इस ग्राफ को हमने बनाया किस इक्वेशन पर, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर n इक्वेशन पर ये ग्राफ बनाया। लेकिन इस ग्राफ से ज्यादा इंपोर्टेंट जो ग्राफ होता है वो इसके लोगरिथम का है। हमें इस इक्वेशन का लॉग लेकर देखना है और लॉग लेकर इसका फिर से हमें ग्राफ बनाना है। यानी हमारी इक्वेशन आई क्या, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर n। x अपॉन m इज इक्वल टू है p टू द पावर 1 अपॉन क्या है, n। इस इक्वेशन में k और n क्या थे, कांस्टेंट। यहां से हमने जब ग्राफ प्लॉट किया किस के बीच में, x अपॉन m और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर सामने है। ये मान लो 200 केल्विन पर है, ये 300 केल्विन पर है, तो ये 400 केल्विन पर ग्राफ है। ये ग्राफ किस इक्वेशन पर आया, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 अपॉन n पर आया। नाउ टेकिंग log on both the side, taking log base 10 on both side, दोनों साइड्स हमने इस इक्वेशन का log ले लिया। हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x अपॉन m दैट इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 अपॉन n इक्वेशन। दोनों तरफ log लिया तो इधर मैंने लिया log बेस में 10 x अपॉन m दैट इज इक्वल टू log बेस में 10 k डॉट p टू द पावर 1 अपॉन n। अब यहां log की एक प्रॉपर्टी काम करती है। log की एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले log बेस में 10 m इंटू n लिखा हुआ मिले, तो दोनों को log डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम log बेस में 10 m प्लस log बेस में 10 क्या हो जाता है, n हो जाता है। यानी log बेस में 10 m इंटू n जब लिखा हुआ मिले तो इन दोनों को log देना हो तो log बेस में 10 m log बेस में 10 n दिया जाता है। तो यहां से इस इक्वेशन में, हमारी इस इक्वेशन में जब हम लिख रहे थे एक तरफ क्या कि log बेस में 10 x अपॉन m, इधर तो ये था दैट इज इक्वल टू log बेस में 10 k डॉट p टू द पावर क्या था, 1 अपॉन n था। इन दोनों को log अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। log बेस में 10 x अपॉन m दैट इज इक्वल टू log बेस में 10 k प्लस log बेस में 10 p टू द पावर 1 अपॉन n। अब ये जो पावर होती है ना किसी की भी पावर, ये क्या आ जाती है, ये log से पहले आ जाएगी, ये log से जंप करके पहले आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, log बेस में 10 x अपॉन m दैट इज इक्वल टू log बेस में 10 k प्लस 1 अपॉन n log बेस में 10 क्या हो गया, p हो गया। ये हमारी जरूरत की जो इक्वेशन थी वो ये आ गई है। इस इक्वेशन पर अब ग्राफ पूछता है, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस इक्वेशन का पूछा जाएगा। ये जो इक्वेशन है इसमें y एक्सिस पर मैं ले रहा हूं log बेस में 10 x अपॉन क्या ले रहा हूं, m ले रहा हूं। इसको मैंने y कहा, ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको मैं y एक्सिस ले रहा हूं, y एक्सिस पर ले रहा हूं मैं इसको। और ये जो टर्म है ना log बेस में 10p, इसको मैं x एक्सिस पर ले रहा हूं। तो एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस क्या होता है c। यहां y एक्सिस पर कौन है, log बेस में 10 x अपॉन m, ये y एक्सिस पर लिया। x एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, log बेस में 10 क्या ले लिया भाई, p ले लिया मैंने। यानी x अपॉन m और p का ग्राफ नहीं बनाया मैंने, x अपॉन m और p का ग्राफ तो बना चुका मैं, अब इसके log का ग्राफ बना लो। इसके x अपॉन m से पहले भी log लगा दिया और p से पहले भी क्या लगा दिया अपने, log लगा दिया। तो ये 1 अपॉन n जो है ये किसका काम करेगा, सभी स्लोप का काम करेगा। इसको हम स्लोप बोलेंगे, स्लोप, और स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटरसेप्ट का काम करेगा, c का काम करेगा, जैसे इस इक्वेशन में काम करता है। और c जो है ना स्लोप, वो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ यहां कहीं से स्टार्ट होगा और ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। इसका स्लोप जो था ना ग्राफ का वो कितना था, 1 अपॉन n था, ऊपर की तरफ जा रहा था, ये इंटरसेप्ट था।
इंटरसेप्ट का मतलब ये था कितना, log बेस में 10, a की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितनी थी। तो हमें x अपॉन m और p का ग्राफ नहीं पूछ के हमें ग्राफ पूछा जाता है किसका, log बेस में 10 x अपॉन m और log बेस में 10 p का हमें ग्राफ पूछा जाता है। तो इतना सारा काम किसने किया था, फ्रेंडलिक ने किया था। इस इक्वेशन को याद रखना है क्या, एक बार पढ़ लेना, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है ना, ज्यादा इस पर आज तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, एक बार इससे गो थ्रू हो जाना, लोगो कैसे लेते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी जैसे मैंने फ्रेंडलिक का ये ग्राफ मैंने बनाया है, किसके लिए बनाया है, किसी सॉलिड की सरफेस पर जब पार्टिकल्स के एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है। अब ये फ्रेंडलिक का जो आइसोथर्म है, फ्रेंडलिक का ये जो आइसोथर्म है, फॉर सॉल्यूशंस देखते हैं सर, फॉर सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक बीकर में कोई सॉल्यूशन मैंने ले लिया, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, कितना गाढ़ा सॉल्यूशन मैंने लिया, इस सॉल्यूशन की जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको मैं क्या बोलता हूं, सी। अब इसमें कोई मैंने सॉलिड एडजॉर्बेंट रख दिया, ये सॉलिड एडजॉर्बेंट है, इसका मास तो क्या लिया जाएगा, m ही लिया जाएगा। अब इसकी सरफेस पर कुछ पार्टिकल का फ्रिक्शन x जो है वो आकर एडजॉर्ब होने लग जाएगा एडजॉर्बेंट का। यहां पर भी यही फ्रेंडलिक इक्वेशन काम कर सकता है, कैसे कि x अपॉन m जो है यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा c टू दी पावर 1 अपॉन m से। अभी तो हमने पढ़ा था x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू दी पावर 1 अपॉन n, जहां कोई सॉलिड की सरफेस पर गैस के पार्टिकल एडजॉर्ब होते थे तो वहां हम प्रेशर को काम में लेते थे, p टू दी पावर 1 बाई n लिखते थे। लेकिन अब फ्रेंडलिक का आइसोथर्म है सॉल्यूशंस के लिए, तो जब भी किसी सॉल्यूशन की C कंसंट्रेशन लेकर कोई सॉलिड का टुकड़ा हम डालते हैं तो यहां से इस सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन जिसकी भी लेते हैं, जिस भी सॉल्यूट की लेते हैं, वो सॉल्यूट के पार्टिकल यहां आके इसकी सरफेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। यहां फ्रेंडलिक कहेगा कि x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल c टू दी पावर 1 अपॉन n होगा। इस इक्वेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो x अपॉन m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, k c टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा। यहां भी यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके बीच में, x अपॉन m और किसके बीच में, यदि c के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे तीनों ग्राफ इसी तरह से मिलेंगे जैसे उसमें मिल रहे थे। इसका भी मैं यदि लॉग लेता हूं, यहां भी मैं लॉग लेता हूं, टेकिंग लॉग, और इसकी तरह सोल्व करता हूं तो लास्ट इक्वेशन इसमें भी ऐसी आ जाएगी, log बेस में 10 x अपॉन m दैट इज इक्वल टू, जैसे इसमें आई है log बेस में 10 k प्लस 1 अपॉन m log बेस में 10 क्या आ जाएगा, c। यानी उस इक्वेशन में p था, उस इक्वेशन में p की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा। यहां भी यदि मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, इधर मैं ले लूं y एक्सिस पर तो log बेस में 10 x अपॉन m ले लूं और इधर log बेस में 10 c ले लूं, तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा जैसे उसमें चला। इसका भी इंटरसेप्ट क्या होगा, log बेस में 10 क्या होगा, k, और इसका भी जो स्लोप है सर वो होगा कितना, 1 अपॉन n, दोनों सिमिलर ग्राफ बनेंगे। तो फ्रेंडलिक का ये कहना था मोटे मोटे तौर पर, फ्रेंडलिक ने ऐसा कहा, क्या कहा फ्रेंडलिक ने ऐसा कहा कि टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये मान लीजिए मैं कोई सॉलिड लेता हूं, सॉलिड एडजॉर्बेंट की सरफेस पर कोई गैस के पार्टिकल्स है, ये ऊपर से गैस के पार्टिकल्स है सर, ये गैस के पार्टिकल किसी सॉलिड की सरफेस पर आते हैं, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद इसका प्रेशर यदि हाई कर देंगे तो x अपॉन m हाई हो जाएगा। हाई का मतलब है एडजॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। सॉल्यूशंस के लिए इसने क्या कहा, सॉल्यूशंस के लिए इसने ये कहा कि कोई सॉल्यूशन है, इसकी सरफेस पर पार्टिकल का एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा जितना इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। जितनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एडजॉर्प्शन यानी x अपॉन m उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एडजॉर्प्शन में फ्रेंडलिक का आइसोथर्म क्या है, आइसो मींस कांस्टेंट, थर्म मींस टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके फ्रेंडलिक ने प्रेशर का इफेक्ट देखा कि प्रेशर बढ़ाने पर किसी गैस की किसी सॉलिड पर एडजॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, उसने इक्वेशन दिया x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू दी पावर 1 बाई m। इसका ग्राफ भी बना, उसके ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लॉग के ग्राफ ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, केवल ग्राफ है, इक्वेशन पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, याद भी नहीं रखना, ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। एडजॉर्प्शन से रिलेटेड 2 टॉपिक बचते हैं। एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर पढ़ेंगे उसमें ये फ्रेंडली आइसोथर्म दोबारा आएगा, नहीं समझ में आया तो वहां और डिटेल से समझ में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से समझ में आएगा। और उसके बाद एडजॉर्प्शन का डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, टोटल 7 एप्लीकेशन से 7 यूज है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।